अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर्स के ऊपर चल रही थी और हमने क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय नेचर और क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, इस पे बात ख़त्म की थी। और फिर हमने आखिरी जो डिस्कशन हमारी चल रही थी वो क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में अगर हमें टोटल कॉस्ट दी जाए जो बाय बिहेवियर सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट होती है, तो हमने कल जो आखिरी डिस्कशन की थी कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे अलहदा कर सकते हैं। हाइलो मेथड हमने डिस्कस किया था और हाइलो मेथड के जनाब ये हमारे पास थे स्टेप्स। हाइलो मेथड के ये स्टेप्स हमने जनाब पढ़े थे। इसमें ये गोला पता नहीं कहाँ से आ गया, उसके साथ बर्दाश्त करें, उसके साथ आप ये अब जा नहीं रहा। तो हमने कहा था ये हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी अलोंग विद एसोसिएटेड कॉस्ट लेते हैं। फिर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर करते हैं जो कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड विद डिफरेंस इन यूनिट्स। हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट माइनस लोएस्ट लेवल की कॉस्ट, हाईएस्ट लेवल के यूनिट्स माइनस लोएस्ट लेवल के यूनिट्स, यहां से हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलती है। और फिर हम हाईएस्ट कॉस्ट या हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट, अगेन मैं गलत बोल गया, हाईएस्ट कॉस्ट नहीं, हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट या लोएस्ट लेवल की कॉस्ट में से कोई एक कॉस्ट लेके उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो हमें फिक्स कॉस्ट मिल जाती है। जैसे ये 2300 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, इसमें से 2300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो काम हमारा हो जाता है। ये 1500 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, इसमें से 1500 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो हमें फिक्स कॉस्ट मिल जाती है। ये जनाब हमारी कल की डिस्कशन थी और इसमें दो अजम्पशंस हम ज़रूर जहन में रख लें कि हमने की थी कि भाई हाई लो मेथड अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करते हैं उन एक्टिविटीज़ के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होनी चाहिए और उन एक्टिविटीज़ के दरमियान टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अजम्पशन, ये दोनों विद एंड हैं, बोथ अजम्पशन दोनों विद एंड हैं, ये भी हो और ये भी हो तो हाई लो अप्लाई होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अजम्पशन होल्ड नहीं करती तो दिक्कत होगी। कैसे डील करने हैं उससे हम आज उस पर भी बात करेंगे। एनी क्वेश्चन कल तक की डिस्कशन से? कोई सवाल? जी बेटा। बदल भी सकती है, जैसे अभी हम आज बात करेंगे अगर बदल जाए तो, क्योंकि प्रैक्टिकली जैसे मैंने शायद कल बात की थी कि प्रैक्टिकली बदल जाती हैं। प्रैक्टिकली आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो 10,000 यूनिट्स का, हो सकता है सप्लायर आपको सस्ता महंगा दे, लेकिन जब उससे कहो मैं 20,000 यूनिट का खरीदना चाहता हूं वो आपको डिस्काउंट दे देगा। तो प्रैक्टिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन बता देता है बदल रही है तो वी विल हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली। जैसे आज अभी हम डील करेंगे इस सिनेरियो से। इस क्वेश्चन जब मैंने ये एक्टिविटी कल करवाई ना, इसमें कोई जिक्र नहीं है कॉस्ट की चेंज का, वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है, फिक्स कॉस्ट बदल रही है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे भाई कांस्टेंट है चीज़ें, सब कुछ जैसे हमें चाहिए वैसे ही है। लेकिन आज हम ऐसे इलस्ट्रेशन से डील करेंगे जिनमें वेरिएबल कॉस्ट बदल रही होगी, फिक्स कॉस्ट बदल रही होगी, उनसे हमने कैसे फिर निपटना है उस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे कांस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन कह दे बदल रही है तो हमें फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फॉलो करना है, उसके मुताबिक ही चलेंगे हम। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, मैंने वैसे बात है, मुझे आपके साथी ने याद कराया, लेकिन मुझे याद था हमने कल मैंने आपको एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन की असाइनमेंट भी भेजी थी, वो भी डिस्कस करनी है, लेकिन पहले हम ये डिस्कशन कंप्लीट कर लें तो इसके बाद हम फिर वो क्लासिफिकेशन वाली जो असाइनमेंट है उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, पहले एक ज़रा एक्टिविटी ज़रा रिपीट कीजिए। ये इलस्ट्रेशन 5 ज़रा मुझे परफॉर्म करके दीजिए।
आप काम करो, आप, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देखना शुरू हो गए। मैं तो सीख रहा हूँ इसको इस्तेमाल करना। आपको तो असाइनमेंट दे दी मैंने, फटाफट काम करके दिखाएं मुझे। इलस्ट्रेशन 5 आपको परफॉर्म करनी है। हाई लो मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसमें आप पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आपको हाईएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट ये डाटा यूज करते हैं। कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के डिफरेंस के साथ, तो हमें यहाँ पे मिल जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है भाई, इट इज़ 4। इसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट मेजर करेंगे, हमें मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कहा गया है, तो हम यहाँ से मंथली फिक्स्ड कॉस्ट ही निकाल सकते हैं। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, मैं किसी भी इन दोनों में से कोई भी टोटल कॉस्ट ले लूँ तो मेरा काम हो जाता है। मैं हाईएस्ट लेवल की टोटल कॉस्ट लेता हूँ और इसमें से इन 4600 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूँ तो कितनी आई, 100,000। हाई लो मेथड में हाईएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने ली, कॉस्ट का डिफरेंस ओवर यूनिट का डिफरेंस, और देन हमने मंथली फिक्स कॉस्ट यहां से डिटरमिन कर ली। मैं 1,18,400 में से 4600 यूनिट्स की कॉस्ट माइनस कर दूं या मैं 1,12,000 में से 3,000 यूनिट की कॉस्ट लेस करूं, एक ही बात है, दोनों तरीकों से मुझे सेम आंसर मिलता है। ठीक है जी, मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा, यहां पे बेटा एक पॉइंट आपने नोट करने हैं, मैंने ये जो टोटल कॉस्ट ली है ये कितने पीरियड की टोटल कॉस्ट है, मंथ की। मैंने एक मंथ की टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो मुझे जो फिक्स कॉस्ट मिली नेचुरली वो मंथली है। एग्जामिनर हमें अक्सर ट्रिक करते हैं, डाटा मुझे मंथली देता है, नीचे कहता है क्वार्टरली फिक्स कॉस्ट बताओ, डाटा मंथली देता है, नीचे कहता है एनुअल फिक्स कॉस्ट बताओ। तो सवाल हमने ध्यान से पढ़ने हैं। मेरे पास अगर टोटल कॉस्ट एक महीने की है तो मेरी इस मेथड से फिक्स कॉस्ट भी एक महीने की आएगी, और मुझे अगर उसने क्वार्टरली फिक्स कॉस्ट मांगी है तो क्या करना है, इनटू, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 4 होते हैं क्या? ये कॉमन मिस्टेक है जो ह्यूमंस आप जैसे करते हैं, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो हम जरब जब देंगे मंथली फिक्स कॉस्ट को 3 से, फिर 4, 3 से जरब देंगे तो 3 महीने की कॉस्ट मतलब क्वार्टर की कॉस्ट। ये 1 महीने की कॉस्ट है, क्वार्टर की चाहिए तो जरब 3 कर दो, 3 महीने की कॉस्ट मतलब क्वार्टर ऑफ द ईयर की कॉस्ट। साल में 12 महीने, क्वार्टर ऑफ द ईयर 3 महीने, 3 महीने की कॉस्ट। अगर मुझे साल की कॉस्ट मांगी जाएगी तो मैं जरब 12 कर दूंगा। अच्छा, ये अदरवाइज भी हो सकता है, मुझे यहां पे सालाना डाटा देता 23, 24, 25 सालाना डाटा देता, तो मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट आती वो एक साल की आती, और वो मुझे कहता क्वार्टरली कॉस्ट बताओ, तो क्या करता, डिवाइड विद 4। क्वार्टर की कॉस्ट मतलब चौथा हिस्सा बताओ, साल के चौथे हिस्से की कॉस्ट तक डिवाइड 4 से करनी है। मंथ से क्वार्टर में जाना है तो 3 महीने की कॉस्ट समझो भाई, रट्टे नहीं लगाने। क्वार्टर का मतलब 3 महीने, क्वार्टर मतलब साल का चौथा हिस्सा, तो साल का चौथा हिस्सा 3 महीने है,
एक महीने की कॉस्ट अवेलेबल है, ज़रब 3 की, क्वार्टर की कॉस्ट आ गई। एक साल की कॉस्ट अवेलेबल है, ज़रब 4 तकसीम 4 की, तो क्वार्टर की कॉस्ट है। ठीक है, तो कोई रटा नहीं है कि ज़रब 3 तकसीम 3 ही चलना है, आपको लॉजिकली चीज़ों को सोच के चलिए। तो हमने इस केस में मंथली फिक्स कॉस्ट ही चाहिए थी और मंथली डाटा से मंथली फिक्स कॉस्ट ही आई। ये कहानी तो हुई हमारी सिंपल, कल जो एक्टिविटी बेसिक देखी थी उसी लेवल की हमने रिवीजन की। अच्छा जी, इसका आगे मजीद हम क्या सीखते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा आपने क्यूएम में टोटल कॉस्ट की एक इक्वेशन पढ़ी हुई है। डिफरेंट नोटेशन के साथ डिफरेंट टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जो किताबों में नज़र आती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये फिक्स, ये आपने टोटल कॉस्ट की इक्वेशन पढ़ी हुई है। इसमें y आपका होता है टोटल कॉस्ट, a आपका होता है फिक्स कॉस्ट, b आपकी है जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x है नंबर ऑफ यूनिट्स। हमें ज़रूरी नहीं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें ये इक्वेशन और इसका इस्तेमाल आता हो, लेकिन एमसीक्यू के रेफरेंस से हमें कभी इक्वेशन भी बनाने को कहा जा सकता है। तो भाई हमने जो डाटा हैंडल किया इसकी मदद से मैं बड़ी आसानी से टोटल कॉस्ट इक्वेशन बना सकता हूँ इस कंपनी की। y इज इक्वल टू 100,000 प्लस 4x। जब ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल हमें डिफरेंट सवालों में टेस्ट करने को आता है कि भाई ये कंपनी का डाटा है माजी का, कंपनी जनवरी में 5000 यूनिट्स बनाना चाहती है, तो 5000 यूनिट की कॉस्ट बताओ क्या है। मैंने जैसे कल आपसे जिक्र किया था कि मैंने कभी भी फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट एस्टीमेट करना है तो मुझे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग चाहिए। तो ये हमने फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग कर लिए। अब अगर मुझे यहाँ पे तीसरी रिक्वायरमेंट दी जाती 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ, तो मैं इस इक्वेशन की मदद से x की जगह इसको 5000 फीड कर दूं, तो ये मेरे पास 5000 यूनिट की टोटल कॉस्ट आ जाती है। 1 लाख आ गई इसकी फिक्स कॉस्ट और 20,000 आ गई इसकी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 1,20,000। अच्छा, मुझे इक्वेशन बनाना आना और उसका इस तरह अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में तो मेरा काम वैसे भी हल हो जाता है। मैं लिखूंगा जी टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरी है 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है 5000 यूनिट्स इंटू 4 20,000। टोटल कॉस्ट ज़रूरी नहीं मैं इक्वेशन की मदद से हल करके आऊँ, मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने इक्वेशन आपको सिर्फ इसलिए शो की कि कभी एग्जामिनर एमसीक्यू में आपसे इक्वेशन मांग लेता है। इक्वेशन मांग लेता है तो आपको इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैंने सीखा तो आपने पहले ही था, रिवाइज मैंने करवा दिया, रिफ्रेश करवा दिया कि भाई इक्वेशन की मदद से भी हम टोटल कॉस्ट ऐसे बनाते हैं। अदरवाइज टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट हम इक्वेशन से हल कर लें या अदरवाइज हल कर लें, एक ही बात है। इक्वेशन अगर कभी एमसीक्यूज आए तो उसके रेफरेंस से इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर मैं थोड़ी सी मजीद इंप्रूव अगर करवाऊं तो आपको याद होना चाहिए इक्वेशन के रेफरेंस से ये जो y होता है ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। याद है? इक्वेशन के रेफरेंस से ये जो a होता है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट, ये b होता है ये कहलाता है स्लोप या ग्रेडियंट। याद है जी? और ये जो x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, सॉरी दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इक्वेशन के लिहाज से मजीद टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर हमें क्वेश्चन अगर आए तो क्वेश्चन में अगर किसी एमसीक्यू में ऐसी कोई बात आ जाए तो उसके रेफरेंस से मैंने आपको रिफ्रेश करवा दिया। डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन हमें सेक्शन ए सेक्शन बी में ऐसा कोई सवाल हमें आने वाला नहीं है। एमसीक्यू तो हमें आता है नहीं, हमें तो एमसीक्यू हम किस कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? कैफ3 में तो एमसीक्यू होता ही नहीं है ना, मैं क्यों एमसीक्यू पढ़ाई जा रहा हूं आपको। चलें, एनीवेज अगर गलती से कोई पूछ ले तो भाई मैंने आपको बता दिया कि भाई इक्वेशन के रेफरेंस से किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर बात का तो इक्वेशन दे देता है,
एग्जामिनर क्वेश्चन में इक्वेशन देता है तो इस इक्वेशन के रेफरेंस से, इस इक्वेशन की मदद से आप डाटा हैंडल करो, टोटल कॉस्ट डिटरमिन करो, तो यू शुड नो कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, हमें टोटल कॉस्ट की इक्वेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। सिर्फ वही कॉन्सेप्ट बताने के लिए, टोटल कॉस्ट की अगर इक्वेशन आपके पास हो, उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो ऐसे प्लॉट होगी। ये एक्टिविटी लेवल है, ये टोटल कॉस्ट है। आपका जब x 0 है तो आपका y टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो जब x 0 है, टोटल कॉस्ट की लाइन आपकी y इंटरसेप्ट पे हिट करती है, जो कि आपके फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे जैसे आगे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट ऊपर चलती जाती है। और जितनी आपकी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी तेज़ी से लाइन आपकी राइज करती है। जितनी बी की वैल्यू कम होगी, उतनी आहिस्ता आपकी कॉस्ट की लाइन ऊपर जाती है, क्योंकि बी की वैल्यू इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये स्लोप ऑफ द लाइन है, मतलब एंगल, ग्रेडियंट उसका। जितनी बी की वैल्यू ज्यादा है, हर नए यूनिट के साथ, अगर वेरिएबल कॉस्ट कम है तो टोटल कॉस्ट में इजाफा कम होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो टोटल कॉस्ट में इजाफा ज्यादा आएगा। वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट है तो यहां से यहां तक 10 रुपए का इजाफा आना है। वेरिएबल कॉस्ट अगर 50 रुपए पर यूनिट है तो यहां से यहां तक 50 रुपए का इजाफा आ जाना है। तो स्लोप बढ़ जाती है। सो ग्रेडियंट या स्लोप ये बी पे डिपेंडेंट है, और ये यहाँ पे इंटरसेप्ट, बाय इंटरसेप्ट, ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन की अंडरस्टैंडिंग के साथ ज़रा ये इक्वेशन के हिसाब से, ये 4-5 डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं, डब्बों को भरिए ज़रा। 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक ये एक्टिविटी, इसके 3 बॉक्सेज हैं, ये दूसरी एक्टिविटी, इसके 4 बॉक्सेज हैं। फटाफट फिल कीजिए। ये किताब में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, किताब की ही इलस्ट्रेशन बोर्ड पर आपके सामने आ रही है। जी जनाब, पहली एक्टिविटी में ए 8000, बी 40, सी 16,000। दूसरी एक्टिविटी में ए 1488, बी 20, सी एक्स एंड डी वाई। इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अगर हमें क्वेश्चन में इक्वेशन का इस्तेमाल आ जाए तो वो भी हमने ज़रा रिफ़्रेश कर लिया नॉलेज अपना। हाइलो मेथड की मदद से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग करना, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना फ्यूचर की किसी भी प्रोडक्शन लेवल के लिए टोटल कॉस्ट एस्टीमेट करने के लिए। हमने हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये निकाली, फिक्स कॉस्ट 1 लाख निकाली। अब हमें किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कहा जाए टोटल कॉस्ट बताओ हमारी क्या आएगी, तो हम इस डाटा की मदद से वो एस्टीमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा जो बात हमने की थी उंगली टेढ़ी करने वाली, उसकी तरफ आते हैं। इलस्ट्रेशन 6 रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताइए क्या है।
तो हमने जो अभी तक बात सीखी है, टोटल कॉस्ट एस्टीमेट करने के लिए हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में स्प्लिट चाहिए। हमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग चाहिए, देन हम किसी भी एक्टिविटी लेवल के लिए टोटल कॉस्ट एस्टीमेट कर सकते हैं। और हमें इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट का डाटा अवेलेबल है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं कैसे? हाई-लो मेथड से। हाई-लो मेथड से हम टोटल कॉस्ट के दो हिस्से कर सकते हैं। हाई-लो मेथड से अब हमारा काम यही रहेगा, पहले हम हाई-लो से टोटल कॉस्ट के दो हिस्से करेंगे, फिक्स वेरिएबल, फिर हम 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे, जैसे मैंने छोटी सी एक्टिविटी आपको पहले ऑलरेडी करवा दी है। अच्छा जी, अब हम सवाल पढ़ते हैं और फिर हाई-लो मेथड और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल्स। ये 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं। एक्टिविटी लेवल मतलब यूनिट्स 4000, 6000, 7500, और ये इनकी टोटल कॉस्ट है 40,600, 50,000, 54,800। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी रेंज। यहां से लेकर यहां तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, एंड देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 5500। जब एक्टिविटी लेवल कहीं यहां पे बढ़ते बढ़ते 5500 के लेवल को क्रॉस करती है तो फिक्स्ड कॉस्ट में स्टेप अप आ जाता है। अच्छा जी, हम अगर ट्रेडिशनल वे में हाई-लो मेथड अप्लाई करने की तरफ चलें तो हाई-लो मेथड हमें कहता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी सिलेक्ट करो, लेकिन हाई-लो मेथड हमें यह भी साथ गाइडलाइन देता है कि हाई-लो अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि दोनों अजम्पशन होल्ड करें। दोनों बातें यहां पे होल्ड करें। दो बातें कौन सी हैं? वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो और दूसरी फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट हो। तो भाई यहां पे तो सिर्फ एक बात सच है, दूसरी बात यहां पे सच नहीं है। यहां से यहां तक वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, लेकिन यहां से यहां तक जाते जाते ये 5500 पे कहीं आके फिक्स कॉस्ट में स्टेप अप है। अच्छा जी, अब जब हाई-लो मेथड हमें अप्लाई करने हैं फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करने के लिए, लेकिन दोनों शराइत पूरी ना हो रही हो तो क्या किया जाए? हल है भाई, थोड़ी उंगली टेढ़ी करने वाली जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि आप फिर हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल नहीं लेते, फिर आप दो ऐसे लेवल लेते हो जिनके दरमियान ये दोनों बातें सच हैं। जैसे मैं अगर 4 और 6 ये दो लेना चाहूं, इनके दरमियान दोनों बातें सच हैं। अगर मैं 6 और 7 लूं, इनके दरमियान दोनों बातें सच हैं। यस। तो ये है जनाब हाई-लो मेथड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। जब इस तरह के मसले आ जाएं जैसे कि ये है, तो फिर हम ये दो लेवल्स लेंगे। बाकी सारी कहानी आगे नॉर्मल ही है, ठीक है, बाकी आगे कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल की सिलेक्शन थोड़ी सी आपकी बदल जाती है जब आपका दोनों अजम्पशन में से कोई एक या दोनों मीट ना हो रही हो। जैसे इस केस में एक अजम्पशन हमारी होल्ड कर रही है, दूसरी अजम्पशन होल्ड नहीं कर रही, तो हमने कहा जी जब भी कोई अजम्पशन होल्ड नहीं करेगी हम हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल की सिलेक्शन से आजाद हैं। हम फिर ऐसे दो लेवल्स को ढूंढेंगे जिनके दरमियान दोनों अजम्पशन होल्ड करें, और वो ये दो लेवल हैं। तो जनाब आप इन दो लेवल्स को लेके हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना है। कितनी है जी? 3.2। और हमें इन दो लेवल्स को लेके फिक्स कॉस्ट मेजर करनी है। कितनी है भाई? 30,800। जी बेटा, एक कैलकुलेशन करके देख लीजिए। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो पूछिए। अब हमने जो दो लेवल हाई-लो मेथड के लिए इस्तेमाल करने हैं वो ये दो लेवल्स हैं। ये वाला लेवल हमने छोड़ दिया क्योंकि इस लेवल से आगे चलते हुए फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा है। हमें दो ऐसे लेवल लेने हैं जिनके दरमियान ना फिक्स कॉस्ट में चेंज आए ना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए। जी बेटा, किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन समझ ना आए, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन।
अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए 5000 यूनिट्स की। 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आएगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को सम करेंगे तो यहां से हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट का मसला ज़रा ख़त्म कर दूं। वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने निकाली है ये तो हर लेवल पे सेम है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है 6000 पे, जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है वही 7500 पे होगी और वही वेरिएबल कॉस्ट 5000 पे रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हमें बताया गया है वो तो कांस्टेंट है। तो जनाब हमारी वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन रहेगी 5000 इंटू 3.2, कितनी बनी? 16000। अच्छा जी, अब जरा आइए फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट की कहानी, मैंने जो फिक्स कॉस्ट निकाली है वो 30800 है। 6000 यूनिट्स पे भी 30800 है, 7500 यूनिट्स पे भी 30800 है, लेकिन मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो क्या फिक्स कॉस्ट 5500 पे भी सेम है? आंसर इज नो। यहां पे मुझे बताया गया है 5500 से ऊपर फिक्स कॉस्ट कुछ और है, 5500 से नीचे फिक्स कॉस्ट कुछ और है। मैंने जो फिक्स कॉस्ट निकाली है वो 6000 7500 वाली है, मतलब वो 5500 के बाद वाली है। मुझे तो इससे पहले वाली फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो ये बेस के साथ वैल्यू को एडजस्ट करना, मार्कअप मार्जिन की कहानी जो आपको सुनाई थी, यहां पे वो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आपको एक कैलकुलेशन सिखाई थी मैंने, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू गिवन वैल्यू divided with base of given value multiplied with base of required value। बिल्कुल ठीक है जी, रिक्वायर्ड वैल्यू। ये हमने एक फार्मूला सीखा था मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन के दौरान, ये फार्मूला यहां पे भी इस्तेमाल होने वाला है। मेरे पास गिवन वैल्यू मतलब जो गिवन फिक्स कॉस्ट है वो 30800 है। ये 30800 जो फिक्स कॉस्ट है 5500 से पहले वाली कॉस्ट में 10% इजाफे के बाद है। और हमने एक और बेस की डिटर्मिनेशन के लिए असूल पढ़ा था कि जिस वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई होती है उसकी बेस हमेशा 100 होती है। मतलब मेरी कॉस्ट, अगर मैं इसको ग्राफ से बताऊं, 5500 पे जो फिक्स कॉस्ट थी वो यहां पे आगे 10% बढ़ गई, मतलब पिछली कॉस्ट से यहां पे 10% इजाफा आया। तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट बिफोर 5500 उसकी बेस 100 है और कॉस्ट आफ्टर 5500 उसकी बेस 110 है। क्लियर जी? किसी बच्चे को समझना है पूछ लीजिएगा। मैंने आपको कहा बेस की सिलेक्शन का असूल, जैसे 10% मार्कअप कॉस्ट पे लगता है तो कॉस्ट की बेस 100 है। 20% मार्जिन प्राइस पे लगता है तो प्राइस की बेस 100 है। इसी तरह यहां पे कॉस्ट जो 5500 से पहले थी उसमें 10% इजाफा आना है। इसका मतलब कॉस्ट जो 5500 पहले है उसकी बेस 100 है और उसमें 10% इजाफा आ गया, इसका मतलब कॉस्ट जो 5500 के बाद है उसकी बेस 110 है। जो कॉस्ट 5500 के बाद आ रही है उसकी बेस 110 है और जो कॉस्ट 5500 से पहले है उसकी बेस 100 है। तो बताइए यहां से आपकी 28000। ये है आपकी फिक्स कॉस्ट 5000 यूनिट्स के लिए। तो जनाब ये फिक्स कॉस्ट आप यहां पे 5000 यूनिट्स के लिए 28000 डालेंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी 44000। ये हमारी से वर्किंग से मैंने इसको वर्किंग से इस वैल्यू को शो कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन हमने इधर ही शो कर दी थी, ये वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन यहीं पे शो कर दी थी और फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैंने ये वर्किंग अलहदा से आपको एलैबोरेट करने के लिए दिखा दी। मैं ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ। ये फार्मूला मुझे ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, ये अभी मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ। हो सकता है एक आध लेक्चर के बाद ये फार्मूला मैं लिखना बंद कर दूंगा। मैं चाहूँगा आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इस फार्मूले के तहत डाटा अरेंज करने की पोजीशन में आए। ठीक है,
मुझे अगर एग्जाम में मुझे यही वर्किंग इधर दिखा देनी थी ताकि मेरा टाइम बच जाता है। वर्किंग लिखोगे, आपको पता है एग्जाम में कि हमें वर्किंग एक अलहदा नए पेज पे करनी पड़ती है। आंसर का पेज अलहदा होता है, वर्किंग का पेज अलहदा होता है। तो अगर मुझे वर्किंग ऐसे रेफर करनी है तो दूसरे पेज पे जाकर दिखानी है, लेकिन सोल्यूशन दूसरा क्या है कि मैं इसको यहीं पे दिखा दूं, उससे मेरा टाइम बच जाएगा। अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि मैं ये कैलकुलेशन ऐसे भी दिखा सकता हूं। मैं आंसर आपके सामने लिख के रख देता हूं। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था, 30,800 तकसीम 110 ज़रब 100, बस ये लिख देना भी काफ़ी था। ये वर्किंग ना देता, सिर्फ ये लिख देता। अब ऐसे लिख रहा हूं तो मेरा आंसर के ऊपर ही मैं दिखा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने वर्किंग इस तरह अलहदा से दिखानी तो मुझे दूसरे पेज पे जाके दिखानी है। तो हमें एफिशिएंट वर्क प्रेजेंटेशन भी सीखनी है कि हम कम टाइम में आंसर लिखें। तो कम टाइम में आंसर लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह स्मार्ट कैलकुलेशन क्विकली परफॉर्म करना सीखें। हम एग्जामिनर को ऐसे दिखा कर जाएंगे, हमारा टाइम बचेगा। बजाय कि वर्किंग लिखें, नेक्स्ट पेज पे जाएं, वहाँ पे कैलकुलेशन दें, तो पेज पलटना, नेक्स्ट पेज पे जाकर लिखना, इट टेक्स टाइम। जी बेटा, बेटा हम 5,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो 5,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट ली हमने, और 5,000 यूनिट्स बनाने पे हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी वो ली हमने। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक और सवाल देखिए, इलस्ट्रेशन 7। ये भी वही अजम्पशन में गड़बड़ वाली बात है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग 20x5 एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर। हमने जब 200 यूनिट बनाए उनका खर्चा, जब हमने 300 बनाए उनका खर्चा, 400 बनाए उनका खर्चा। व्हेन द आउटपुट इज ओवर 350, जब आउटपुट 350 से ऊपर जाती है, ये 350 लेवल आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स बाय 10% फॉर ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्यू टू बल्क डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर। अच्छा, यहां पे उसने फिक्स्ड कॉस्ट का जिक्र नहीं किया। जब जिक्र नहीं किया तो हम समझेंगे फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, उसने कहा जी जब प्रोडक्शन आपकी 350 यूनिट से बढ़ती है, व्हेन आउटपुट इज ओवर 350, जब 350 से बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी आ जाती है। अब मैं अगर हाइलो मेथड लेके चलना चाहूं तो हाइलो मेथड कहता है 400 और 200 लो, लेकिन शराइत दो है, इनके दरमियान ना फिक्स कॉस्ट बदले ना वेरिएबल कॉस्ट बदले। तो यहां पे तो वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है, इसका मतलब 200 और 400 नहीं लिए जा सकते। 300 400 लिए जा सकते हैं? नो। 200 300 लिए जा सकते हैं? यस। इसका मतलब हमें 200 और 300 ये लेवल लेने हैं और हाई लो अप्लाई करना है। इन लेवल्स को लेके हाई लो अप्लाई करेंगे और हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिर कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट। ₹10 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई और फिक्स कॉस्ट 5,000 आ गई। बट हमारा जवाब अभी खत्म नहीं हुआ। जवाब तो हमारा है, उसने कहा बताइए 450 यूनिट बनाने हो तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी। बनाइए जनाब, 450 यूनिट्स अगर बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? टोटल कॉस्ट 450 यूनिट्स के लिए, तो फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज आनी नहीं है। जितने मर्जी यूनिट बनाएं वो तो 5,000 ही रहने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट 450 यूनिट्स की कितनी रहेगी भाई? क्या 450 यूनिट बनाने पे भी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए ही रहने वाली है? आंसर इज नो। हमने जो 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट निकाली है वो 200 या 300 यूनिट बनाने पे आती है। 450 यूनिट की बात करें तो उसने कहा 350 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन जब होती है तो वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाती है। मतलब हमने जो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की है ये 100 पे खड़ी है, हमें इसका 90%, इसमें 10% कमी करनी है। तो इस कॉस्ट में 10 रुपए का 90% हम ले लें तो लीजिए जनाब, हम इसको ऐसे 90/100 कर लें या 90% ले लें, एक ही बात है। कितनी बनी है कॉस्ट? 4050 और टोटल कॉस्ट होगी 9050।
क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और हाइलो मेथड को अप्लाई करने के लिए दोनों अजम्पशंस का इकट्ठे ठीक होना जरूरी है। अगर कोई एक या दोनों अजम्पशंस हमारी हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के दरमियान होल्ड नहीं करती तो हम अपनी हाइलो मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट मैथ लेवल्स नहीं पिक करेंगे, फिर ऐसे दो लेवल पिक करेंगे जिनके दरमियान वो दोनों अजम्पशन होल्ड करेंगे। जी बेटा, बेटा सवाल को ध्यान से पढ़िए। उसने कहा जब प्रोडक्शन 350 से बढ़ती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल बाय 10% फॉर ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस, फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 350 नहीं कहा उसने, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सवाल को बार बार पढ़ना बड़ा जरूरी है बेटा। मैं फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूं, जो मैंने आपको रीडिंग के ऊपर बात कही थी, गाइडलाइन दी थी, आसान से आसान सवाल भी हो तो एग्जाम में 2 दफा पढ़ना है। बात का होता क्या है कि आपको एग्जामिनेशन में पास पेपर से मिलता जुलता कोई सवाल जब नजर आता है तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हो, भाई ये सवाल तो मैंने किया हुआ है, ऐसा तो मैंने किया था, और एक दफा पढ़ने के बाद फटाफट आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है उसका खाका। एक्साइटमेंट में आप चांसेस हैं कि ये चीज इग्नोर कर जाते हो कि एग्जामिनर ने बीच में कोई जुमला, कोई वैल्यू बदल दी है या उलट दी है। आपको लगता है ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा मैंने 2 साल पुराना सवाल देखा था, और इस एक्साइटमेंट में आप फटाफट आंसर लिखने बैठ जाते हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको सवाल पहली दफा पढ़ के 100% लगे कि मुझे ये आता है, फिर भी करना नहीं है, दोबारा पढ़ना है। जब दोबारा पढ़ते हो तो पता लगता है नहीं भाई इसमें ये जुमला बदला हुआ है, इसमें ये वैल्यू उसने और तरह से दी हुई है, इसका मतलब सोल्यूशन भी और तरह से निकलेगा, सोचने की बात है। इसीलिए आपको कहता हूं बार बार पढ़िए, और मुश्किल सवाल थोड़ा सा होगा तो आपको 3 दफा भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करो। जितनी ज्यादा सवाल और प्रैक्टिस करते हुए घर पे 4-6 दफा भी पढ़ना पड़े पढ़ो, बार बार पढ़ो सवाल, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, जितनी दिक्कत है, ज़हन में कोई क्वेरी आ रही है, आपको लग रहा है मैं सवाल मुझसे सही नहीं हो रहा, फंस रहा, और पढ़ लो, फिर पढ़ लो, कोई इशू नहीं। जितनी ज्यादा सवाल पढ़ते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्वेश्चन रीडिंग और कंप्रीहेंशन की पावर बढ़ती जाएगी, जल्दी समझ आने शुरू हो जाएंगे सवाल, क्योंकि हमें सवाल समझने की ताकत पैदा करनी है। हमने सवाल समझ के, सवाल को देख के उसका जवाब याद नहीं कर लेना, हमें सवाल को समझने की अहलियत पैदा करनी है, और उसके लिए सवाल को पढ़ने की प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है बेटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था अनसीन क्वेश्चन हमने जब करने हैं तो हमने सोल्यूशन नहीं देखना, हमने सवाल को 2 दफा 4 दफा 6 दफा पढ़ना है। जितना समझ आएगा वो कर देंगे, जो नहीं समझ आए वो अजम्पशन लेकर सवाल पूरा कर देंगे, और फिर सोल्यूशन देखेंगे बाद में। जब हमने सवाल पूरा कर लिया ना, फिर सोल्यूशन देखना है। ये नहीं कि जहां फंसे सोल्यूशन देखा, जहां फंसे सोल्यूशन देखा। सवाल को जितना आता है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करो, जो कैलकुलेशन नहीं आती वहां पे वैल्यू ज्यूम करके खत्म कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे आपको ये वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, कोई लग रहा है कुछ करना है, क्या करना है समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी ना करो, सवाल पूरा कर दो कि यार मुझे यहां पे कुछ करना था, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना था, ये मैं गलती करके सवाल पूरा तो कर देता हूं, उसके बाद जवाब पे जाके देखो मुझे यहां पे क्या करना चाहिए था, फिर सीखोगे। जब गलती करके सवाल पूरा कर लो, फिर जाओ सोल्यूशन पे और फिर वहां से सीखो। अच्छा जी, एक और एक्टिविटी है, आखिरी एक्टिविटी इस चैप्टर की, जिसमें दोनों मसले हैं, वेरिएबल कॉस्ट का मसला भी है, फिक्स कॉस्ट का मसला भी है। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग 20x4 एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर 10,000, 8,000, 12,000, 15,000, 11,000, और ये उनकी टोटल कॉस्ट है। देयर इज अ 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन रीचेज 13,000। प्रोडक्शन 13,000 पे पहुंचती है, 13,000 पे पहुंचती है। 13,000 कहां पे आ रहा है, यहां पे कहीं आ रहा है, 12 से 15 के दरमियान कहीं 13,000 आ रहा है। जब प्रोडक्शन 13,000 पे पहुंचती है तो फिक्स कॉस्ट का स्टेप है। एंड देयर इज अ 5% डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन रीचेज 9,500। 9,500 यहां पे कहीं 9,500 है, जब यहां पे पहुंचती है तो वेरिएबल कॉस्ट का स्टेप है। अच्छा, अब हमें कहा गया है टोटल कॉस्ट बताइए 16,000 यूनिट बनाने की, तो भाई 16,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट के लिए हमें वेरिएबल और फिक्स को अलग-अलग करना है। वेरिएबल और फिक्स को इसमें से अलग-अलग करने के लिए हाई लो लगाना है, और हाई लो पे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़
हाइलो का रूल याद है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट को सिलेक्ट करो। हाईएस्ट और लोएस्ट को सिलेक्ट किया, लेकिन साथ ही दो assumption ज़हन में आती हैं कि भाई इन दोनों के दरमियान ना फिक्स कॉस्ट बदले ना वेरिएबल कॉस्ट बदले। तो भाई इन दोनों के दरमियान 8000 से 9500 पे जाओ तो वेरिएबल कॉस्ट बदलती है, और आगे चलते चलते 13000 पे जाओ तो फिक्स कॉस्ट बदलती है। तो 8000 और 15 के दरमियान तो दोनों बदल रही है। इसका मतलब 8 और 15 बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते। चलो मैंने कहा जी 8 को छोड़ो, 8 के बाद अगला लेवल कौन सा है? 8 के बाद अगला लेवल 10 है भाई। 8 के बाद अगला लेवल 10 आते हैं, हम 10 पे पहुंचे। हमने कहा जी इसको तो निकालो बाहर, ये तो बाहर हो गया ना। लेकिन 10 और 15 के दरमियान ये वाला मामला 9500 वाला ये तो निकल गया। 10 से 15 के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं बदलती, लेकिन फिक्स कॉस्ट अभी भी चेंज हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हम 15000 को उठा के नीचे लाते हैं। 15000 को उठा के लाएंगे 12000 पे, ठीक है जी। 15000 को भी छोड़ दो, हमने पहले 8000 को छोड़ा था, फिर हमने 15000 को भी छोड़ा। तो 8000 को छोड़ा तो 8000 से 10 पे गए, 15 को छोड़ा तो 15 से 12 पे आ गए। अब जब मैं 12 पे आ गया हूं, 10 और 12 ये दो लेवल मेरे पास बचे हैं। अब इनके दरमियान फिक्स कॉस्ट 12 के बाद जाके बदलती है, वेरिएबल कॉस्ट 10 से पहले बदल चुकी है। वो 10 से पहले वेरिएबल कॉस्ट 10 से पहले बदल चुकी है, फिक्स कॉस्ट 12 के बाद बदलती है। इसका मतलब 8 और 12 के दरमियान कोई चेंज नहीं है। अच्छा, यहां पे एक जहन में बात ये भी आ सकती है, हम 10 और 11 भी तो ले सकते हैं। 10 और 11 के दरमियान भी तो कोई चेंज नहीं है ना, मैक्सिमम लेना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाइलो मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है? हाईएस्ट और लोएस्ट। इसका कॉन्सेप्ट है कि वो दो लेवल लो जिनमें गैप मैक्सिमम हो। तो हमने यहां पे भी वो दो लेवल लिए हैं जिनके दरमियान गैप मैक्सिमम है विद द अजम्पशन के साथ। ठीक है, 10 और 11 अगर हम लेते हैं तो अजम्पशन तो इनके दरमियान भी होल्ड कर रही हैं, लेकिन वो विद मैक्सिमम गैप नहीं है। हाईएस्ट और लोएस्ट का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम गैप होना चाहिए। दो एक्टिविटीज जो आप सिलेक्ट करें, तो यहां पे जो मैक्सिमम गैप दो एक्टिविटीज में आता है वो 10 और 12 के दरमियान है। तो हमारे लिए ये दो लेवल्स हैं जिनको लेके हम चलेंगे। हाई लेवल 12000, लो लेवल 10000। इनको लेके अब हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेना है, हमें फिक्स कॉस्ट लेनी है जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 175 और फिक्स कॉस्ट 2 लाख। दीजिए जी जनाब, हमने हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल, हाई लो लेवल के तहत 10000 और 12000 को सिलेक्ट किया। 10000 12000 सिलेक्ट करके हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मेजर कर लिए। अच्छा जी, अब हमें 16000 यूनिट की टोटल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम फिक्स कॉस्ट लेते हैं, टोटल कॉस्ट के लिए हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। तो हमने जो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट निकाली है, ये 10000 पे भी है, 12000 पे भी है। क्या ये 16000 पे भी सेम ही रहेगी? हमें बताया गया है फिक्स कॉस्ट में 10% इजाफा आ जाएगा जब प्रोडक्शन 13000 से ऊपर जाती है। हम दोबारा देख लो, हमने जो फिक्स कॉस्ट निकाली है वो 10000 और 12000 के लेवल पे है। हमें जो फिक्स कॉस्ट चाहिए वो चाहिए 16000 के लेवल की। और हमें यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है फिक्स कॉस्ट में इजाफा आता है 10% का जब प्रोडक्शन 13000 से बढ़ती है। इसका मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट 2 लाख नहीं है, बल्कि इसमें 2 लाख में 10% का इजाफा 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो या 110% से मल्टीप्लाई कर दो, 2,20,000 है। हमने जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली है वो 175 है। ये 10000 पे भी 175 है, 12000 पे भी 175 है। क्या ये 16000 पे भी 175 रहेगी? ये सेम रहेगी भाई। वेरिएबल कॉस्ट तो बदलती है जब प्रोडक्शन 9500 से ज्यादा होती है।
तो भाई ये 9,500 से ज़्यादा है या 9,500 से ज़्यादा है, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ऑलरेडी बदल चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। 9,500 पे चेंज होती है, 9,500 के बाद वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो हमने 10,000 12,000 वाली वेरिएबल कॉस्ट ली है, ये ऑलरेडी बदल चुकी है, 16,000 तक सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। 175 ज़रब 16,000 2.8 मिलियन 30200000, ये हमारी टोटल कॉस्ट है फॉर 16,000 यूनिट्स। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? टोटल कॉस्ट फॉर 16,000 यूनिट्स। अच्छा जी, अगर मैं इसी एक्टिविटी को थोड़ा सी एक्सटेंड करूं, मैं आपसे कहूं मुझे टोटल कॉस्ट बताइए फॉर 9,000 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट फॉर 9,000 यूनिट्स मुझे कैलकुलेट करके दीजिए जरा। नाइन 9,000 यूनिट्स। आपको 9,000 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट चाहिए, आपको 9,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, और फिर आप टोटल कॉस्ट देंगे। नाइन 9,000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट क्या 2 लाख रहेगी या इससे फर्क होगी? 2 लाख रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो इजाफा आता है 13,000 से प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हमने 10 और 12,000 यूनिट की फिक्स कॉस्ट ली है, 9,000 पे भी सेम रहेगी। ठीक है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो 2 लाख ही रहेगी, यही वाली, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जब हम 16,000 पे गए थे ना, तो इसमें 10% का इजाफा आ रहा था। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है 175, ये 10,000 यूनिट्स 12,000 यूनिट्स पे है, तो क्या 9,000 पे भी सेम होगी? नो, मुझे बताया गया है वेरिएबल कॉस्ट में कमी आती है 10% की, 5% की कमी आती है कब? जब प्रोडक्शन 9,500 से बढ़ती है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये 5% कमी के बाद है। इसका मतलब इसका लेवल क्या है? इसकी बेस 95 है, इसकी बेस 95 है, और मुझे जो कॉस्ट चाहिए उसकी बेस 100 है। मुझे कमी से पहले वाली कॉस्ट चाहिए, तो 175 ओवर 95 इंटू 100 इंटू 9,000, 165,7,895 टोटल करते हैं तो 185,7,895। हमारी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 5% कमी के बाद है। तो 5% कमी जिस बेस पे अप्लाई हुई वो 100 है, ये 95 है, ये 95 है, तो 100 क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट कमी से पहले निकाली, उसको 9,000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 9,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हाइलो मेथड के रेफरेंस से हमारी डिस्कशन कंप्लीट है। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, एग्ज़ाम में ये हमें 2-3 नंबर की एक कैलकुलेशन किसी एक सवाल का हिस्सा बन के आती है, और हमें इसमें जितनी वेरिएशन पॉसिबल थी वो पिछली 7-8 इलस्ट्रेशन में हमने कवर कर ली है। ये इंशाअल्लाह आपने ये इलस्ट्रेशन समझ के हाथ से गुजारी हुई हैं, तो इसके अलावा हमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन आनी है, सवाल नहीं आना है इस पर, और वो कैलकुलेशन समझने के लिए ये इलस्ट्रेशन मोर देन इनफ है जो हमने क्लास में की है इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा उस एक्टिविटी पे जो आपको असाइनमेंट में आई थी। तो उसका आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ जनाब।
इसको यहाँ से अब आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। 19 थी उस सवाल में, ये लीजिए जी 19 की 19 एक्टिविटी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये 19 के 19 एक्टिविटीज़ आपके सामने हैं, सबकी क्लासिफिकेशन आपके सामने है। इसको मैच कीजिए अपने आंसर के साथ, और कोई चीज़ समझ नहीं आती बाय एलिमेंट, फंक्शन, नेचर एंड बिहेवियर, कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए। इलेक्ट्रिसिटी यूज इन प्रोडक्शन इज अदर एक्सपेंस, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए बेटा? ये बाय एलिमेंट है, ये बाय फंक्शन है, ये बाय नेचर है, ये बाय बिहेवियर है, चारों क्लासिफिकेशन है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी की किस क्लासिफिकेशन पे एतराज़ करना चाहती हैं, या कोई चीज़ आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? बाय एलिमेंट, तो भाई इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। इज दिस मटीरियल, बिजली क्या मटीरियल होता है? इज दिस लेबर, वो बाय फंक्शन है ना बेटा, वो तो बाय फंक्शन तो आगे आ रहा है, ठीक है। बाय एलिमेंट दिस इज अदर एक्सपेंस, बाय फंक्शन दिस इज प्रोडक्शन, बाय नेचर इट इज इनडायरेक्ट, एंड बाय बिहेवियर इट इज सेमी वेरिएबल। नंबर 13 पे नंबर 13 मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं जी भाई। हाँ, इसमें बेटा बात का ना आपको आपके साथी का मेंटेनेंस के रेफरेंस, बेटा बात सुन लीजिए, डिस्कशन है, इससे चीज़ें इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर होती हैं। आपके साथी का पॉइंट है मेंटेनेंस के रेफरेंस से कि भाई मेंटेनेंस में तो पुर्जे लगते हैं, तो पुर्जे तो मटीरियल होते हैं। मेंटेनेंस में वर्कर काम करता है, तो वर्कर की तनख्वाह तो लेबर होती है। तो फिर हमने मेंटेनेंस को अदर एक्सपेंस में क्यों डाल दिया? आपकी बात ठीक है, मेंटेनेंस में पुर्जे भी लग रहे हैं, मेंटेनेंस में आपके ह्यूमन भी काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस में मशीनें भी चल रही हैं, उनकी डेप्रिसिएशन भी जा रही है, मेंटेनेंस में बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, वो भी जा रही है, अदर एक्सपेंसेस भी हैं, मटेरियल भी है, लेबर भी, अदर एक्सपेंसेस भी, तीनों चीज़ें हैं। तो लेकिन जब हमें किसी एक कैटेगरी में डालना है, तो मेंटेनेंस को अगर एक और अंदाज से देखा जाए, मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है इन हाउस हो, मेंटेनेंस का ठेका भी तो दिया जा सकता है ना, ठीक है। मेंटेनेंस का ठेका भी दिया जा सकता है कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, भाई आपने हमारे लिए मशीनों की मेंटेनेंस की सर्विसेज आपने हमें देनी है। तो इसमें चूंकि सब एलिमेंट अवेलेबल हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किसी अगर एक एलिमेंट को क्लासीफाई करना है तो एक एलिमेंट कौन सा करीब तरीन होगा, क्योंकि इसमें सब एलिमेंट है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट अक्सर इसमें अदर एक्सपेंस हो जाता है। तो इसमें आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर मेरी मर्जी है, मैं इसको जैसे मर्जी देखूँ, एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, तो मैं इसको अदर एक्सपेंस लिख दूंगा, तो एग्जामिनर मेरे नंबर यहाँ पे काट नहीं सकता। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, इसमें कहाँ पे एतराज़ है भाई? बिहेवियर सेमी वेरिएबल। बेटा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में एक तो आपके स्टाफ होता है, उसकी सैलरी फिक्स होती है, ठीक है, तो फिक्स कंपोनेंट आ गया। क्वालिटी कंट्रोल में इक्विपमेंट यूज होता है, उसकी डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट। सो क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस में फिक्स कॉस्ट आती है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस में वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल, जितने ज़्यादा यूनिट्स आप इंस्पेक्ट करते हो, जितने ज़्यादा यूनिट्स आप टेस्ट करते हो, तो यूनिट्स की टेस्टिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए देयर इज सम वेरिएबल कॉस्ट। एट टाइम देयर आर सर्टन केमिकल्स आर यूज्ड, देयर इज सम इंस्पेक्शन, आप कह लो कि वेरिएबल्स कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज हो रही है, कोई इंस्पेक्शन के विजिट के चार्जेस यूज हो रहे हैं, उनमें वेरिएबल कंपोनेंट भी आता है। जितने ज़्यादा यूनिट्स इंस्पेक्ट करोगे, वेरिएबल खर्चा भी वहाँ पे आता है, जिस केमिकल के इस्तेमाल की सूरत में या इंस्पेक्शन विजिट की सूरत में। और सैलरी तो फिक्स है ही है, और इलेक्ट्रिसिटी जो आपके इक्विपमेंट है उनकी डेप्रिसिएशन वो तो फिक्स है ही है। तो क्वालिटी कंट्रोल में दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इंस्पेक्शन विजिट्स के थ्रू, नंबर ऑफ विजिट्स के थ्रू वेरिएबल, और अदरवाइज सैलरी और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन के थ्रू फिक्स कंपोनेंट दोनों आते हैं। जी बेटा, ईयर फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? ईयर टू ईयर बदले या
एक्टिविटी से बदले, सेम रहने वाली बात नहीं है बेटा, एक्टिविटी के बदलने से ना बदले। मतलब एक साल डेप्रिसिएशन कुछ हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, अगले साल डेप्रिसिएशन कुछ हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो क्या डेप्रिसिएशन वेरिएबल हो जाएगी? फिक्स ही रहेगी ना भाई, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल का ताल्लुक साल बदलने से नहीं है, फिक्स वेरिएबल का ताल्लुक यूनिट्स के बदलने से है। जी बेटा, वर्कर्स ना वेजेस फॉर प्रोडक्शन वर्कर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरली हम अज्यूम करते हैं प्रोडक्शन वर्कर को जो वेजेस दी जा रही हैं वो पर यूनिट है और वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जनरली दिस इज अजम्पशन अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज। क्वेश्चन कोई और इंफॉर्मेशन दे दे, आगे चलेंगे सवाल हमारे सामने नए नए आएंगे, बट क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम अज्यूम करते हैं जो प्रोडक्शन वर्कर की सैलरीज हैं वो वेरिएबल होती हैं। जी पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट इनडायरेक्ट। बेटा पैकिंग मटेरियल क्या है कि आपने ये मार्कर बनाया, मार्कर को पैक किया, आप एक मार्कर पैक कर रहे हैं या 4 मार्कर पैक कर रहे हैं, क्या कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग पर यूनिट कैन इट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी? एक मार्कर का एक डब्बा है तो डब्बा 1 रुपए का आता है, 4 मार्कर का डब्बा 4 रुपए का है तो पर मार्कर कॉस्ट 1 रुपए है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है आपके साथी ने जो बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए उसको। पैकिंग 2 तरह की होती है बेटा, एक पैकिंग होती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग फॉर कस्टमर प्रेजेंटेशन, और एक पैकिंग होती है कार्टन्स में डाल के फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो कार्टन्स डब्बे में डालते हो आप गाड़ी में लोड करने के लिए ताकि दूसरे शहर माल भेजा जा सके, तो वो जो कार्टन की कॉस्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि वो आपने इस्तेमाल किया इसलिए कि आपने माल गाड़ी में रखना था, दूर भेजना था, लेकिन आपने इसके ऊपर एक छोटा सा फाइन सा गत्ते का डब्बा अगर डाला है, या जैसे प्रैक्टिकली ये मार्कर हमें एक कार्ड बॉक्स में मिलते हैं, तो कार्ड बॉक्स जो है वो कस्टमर के लिए बनाया गया, प्रोडक्ट की फिनिशिंग का हिस्सा है, तो वो कार्ड बॉक्स की कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट है। फैक्ट्री वर्कर की सैलरी कौन से नंबर पे भाई? बेटा ये आ रही है ना, वेजेस फॉर प्रोडक्शन वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, उसकी वेजेस आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। हमारी आइटम नंबर 11 सुपरवाइजर सैलरी इन द फैक्ट्री। सुपरवाइजर इज नॉट अ प्रोडक्शन वर्कर, सुपरवाइजर प्रोडक्शन वर्कर को सुपरवाइज कर रहा है कि वर्कर ठीक काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वर्कर खुद काम नहीं करता, तो सुपरवाइजर इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। कौन सी? क्वालिटी कंट्रोल में बेटा हमारी बात हुई थी ना कि इसमें हमने बात की थी, इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, उसकी डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट, इसमें लोग ह्यूमंस हायर किए गए हैं, उनकी सैलरी इज अ फिक्स कॉस्ट, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए बात का कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जितने ज़्यादा यूनिट्स इंस्पेक्ट करोगे उतने ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड से भी इसका ताल्लुक होता है, तो इसमें वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है, इसलिए दिस इज सेमी वेरिएबल। जी नंबर 18 जी। बेटा मैंने अगेन बात की, अगर क्वेश्चन हमें एक्सप्लेनेशन दे दे तो हम उस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जवाब देंगे। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है ट्रैवलिंग करो या ना करो, अलाउंस दे रहे हैं जी हम 10,000 रुपये, तो फिर तो वो फिक्स हो गया ना, फिर तो वो सेमी वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि हम अपने पर्सनल को 10 रुपया पर किलोमीटर ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं, तो वेरिएबल हो गया वो, ठीक है। तो नॉर्मली ट्रैवलिंग एक्सपेंस का ताल्लुक ट्रैवलिंग की अमाउंट से है, जितनी ट्रैवलिंग होगी उतना एक्सपेंस होगा। हाँ अगर कहा जाए मंथली पे करते हैं तो यस फिर हम उसको फिक्स भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो फिर हमें पता होना चाहिए भाई जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं खर्चा उतना ज़्यादा होता है, ठीक है जी। वेज और सैलरी में कोई फर्क नहीं है, यूजुअली हम वेज की टर्म यूज करते हैं लो लेवल एम्प्लॉयज के लिए, प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए, और सैलरी हम यूज कर लेते हैं टर्म किसी हायर लेवल मैनेजरियल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल स्टाफ के लिए। बेटा मैंने प्रोडक्शन वर्कर के रेफरेंस से एक जुमला अभी आपके साथ एक सवाल किया, मैंने बोला था इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, हमें अगर नहीं बताया गया
तो हम अज्यूम करते हैं प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी वेरिएबल होती है। हम अज्यूम करते हैं प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी वेरिएबल होती हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेजेस की जगह सैलरी भी हो सकता था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेजेस सैलरी आवाज़ इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। एक कॉमन प्रैक्टिस मैंने बता दी, वेज की टर्म प्रोडक्शन वर्कर के लिए, लो लेवल एम्प्लॉयज के लिए यूज की जाती है, और सैलरी की टर्म एक सीनियर लेवल मैनेजरियल लेवल लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इंटरचेंज भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सैलरी ऑफ प्रोडक्शन वर्कर भी लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन वर्कर का रेम्युनरेशन अगर मैं कह दूं, सैलरी वेजेस के चक्कर से निकल जाए, मैं रेम्युनरेशन का वर्ड यूज कर लूं, प्रोडक्शन वर्कर का रेम्युनरेशन जनरली समझा जाता है पर यूनिट होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। जनरली यही समझा जाएगा, अनलेस क्वेश्चन अदरवाइज हमें इंफॉर्मेशन कुछ दे। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में बेटा कहां पे फसला? मार्केटिंग का ताल्लुक, यूनिट्स बिके तो मार्केटिंग का खर्चा बढ़ जाता है, तो फिर वेरिएबल कैसे होगा? वेरिएबल खर्चा तो वो है यूनिट्स ऊपर नीचे हों, तो बेटा उसके लिए कुछ वेरिएबल कंपोनेंट होना चाहिए ना। वेरिएबल कंपोनेंट कहां से आया मार्केटिंग में, मुझे बताओ ना। कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस है जिसका ताल्लुक यूनिट्स के ऊपर नीचे होने से? कि यूनिट्स बेचे तो ऐड पहले लगेगा, यूनिट बाद में बिकेंगे। हम कह रहे हैं यूनिट ज्यादा बेचे तो बिल ज्यादा आए। मार्केटिंग का खर्चा, यूनिट ज्यादा बेचो तो बिल ज्यादा आ जाएगा। बिल फेसबुक कैसे बिल बेचती है कि यूनिट ज्यादा बिक गया, बिल ज्यादा आ गया आपको। बेटा सेमी वेरिएबल के लिए वेरिएबल कंपोनेंट चाहिए ना भाई। वेरिएबल कंपोनेंट किधर है? मैं तो फेसबुक को पैसे देता हूं, यार ये 1 लाख ले लो, मेरे ऐड चला दो। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे यूनिट्स बेचो इतने फिर मैं पैसे दूंगा। यूनिट से ताल्लुक तो मार्केटिंग एक्सपेंस का नहीं है। मैंने इसलिए आपको कहा था डेफिनेशन ध्यान में रखो। आप कह रहे हो खर्च मार्केटिंग ज्यादा करेंगे तो यूनिट ज्यादा बिकेंगे, ये हो सकता है। मार्केटिंग ज्यादा करेंगे तो यूनिट ज्यादा बिकेंगे, ये हो सकता है। लेकिन यूनिट ज्यादा बिके तो मेरा मार्केटिंग का बिल ज्यादा आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केटिंग का खर्चा मैं यूनिट से हटके खुद पे करता हूं, और पे करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं मेरे ज्यादा से ज्यादा यूनिट बिक जाए। हो सकता है ज्यादा बिके, हो सकता है ना बिके। मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कामयाब है तो ज्यादा यूनिट बिक जाएंगे, कामयाब नहीं है तो ज्यादा नहीं बिकेंगे यूनिट। बेटा सुपरवाइजर की सैलरी एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती तो क्या करें इसको? तो बेटा इनडायरेक्ट है ना भाई। फैक्ट्री सुपरवाइजर काम कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन का खर्चा है। एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती, इनडायरेक्ट है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, इसमें क्या चैलेंज है भाई? सेमी वेरिएबल कैसे है? मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट सेमी वेरिएबल कैसे है? मेंटेनेंस में आपका स्टाफ इन्वॉल्व है, स्टाफ की सैलरी फिक्स है। मेंटेनेंस में आपके टूल्स इन्वॉल्व हैं, टूल्स की डेप्रिसिएशन फिक्स है। मेंटेनेंस में आपके पार्ट्स भी यूज होते हैं, लेकिन पार्ट्स का इस्तेमाल वेरिएबल है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा मशीन चलेगी, जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतने ज्यादा पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो वेरिएबल पार्ट भी आ गया ना बीच में। सैलरी फिक्स है फैक्ट्री के मेंटेनेंस के वर्कर की, मेंटेनेंस के टूल की डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, लेकिन मेंटेनेंस में जो पुर्जे इस्तेमाल होने हैं वो वेरिएबल है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा मशीन इस्तेमाल हुई, उतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी, उतने ज्यादा पुर्जे बदले गए। जी नंबर बोलो, नंबर 9। नंबर 9 में कहां पे इश्यू है भाई? बाय एलिमेंट में। अच्छा, इसमें बेटा वही बात आ जाती है कि क्वालिटी कंट्रोल में भी मटेरियल भी यूज होता है, इसमें आपके सैलरी भी यूज होती है, इसमें आपके दूसरे खर्चे भी शामिल होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। लेकिन अगेन इसमें जिस तरह मैंने मेंटेनेंस को आपको एक्सप्लेन किया था ना कि मेंटेनेंस में मटेरियल भी है, लेबर भी है और अदर एक्सपेंस भी है। क्वालिटी कंट्रोल में भी ऐसा ही है, मटेरियल भी है, लेबर भी, अदर एक्सपेंस भी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुझे कोई एक कैटेगरी देनी थी तो मैंने इसको अदर एक्सपेंस लगा दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप यहां पे लेबर लिखना चाहो तो भी तीनों लिख दो तो भी ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे तो हम कल अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 2, विच इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन।
तो इंशाअल्लाह उस पर बात कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।